नमस्कार। पर्सनालिटी डेवलपमेंट यानी व्यक्तित्व विकास की इस श्रृंखला के दूसरे वीडियो में सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस विश्लेषण का विषय है व्यक्तित्व विकास में योग की भूमिका या व्यक्तित्व विकास में योग की भूमिका। सच कहें तो ये विषय अत्यंत गहरा और शांतिदायक है। आमतौर पर होता क्या है, अक्सर बाहरी दिखावे, बातचीत के तरीके या पहनावे को ही व्यक्तित्व मान लिया जाता है, परंतु पारंपरिक भारतीय दर्शन हमें थोड़ा भीतर की ओर ले जाता है। आज हम एक ऐसी ध्यानपूर्ण और व्यवस्थित यात्रा पर निकलने वाले हैं जो ये बिल्कुल स्पष्ट कर देगी कि योग केवल कोई शारीरिक व्यायाम नहीं है, ये मानव जीवन के हर आयाम को उत्कृष्ट बनाने का एक पूर्ण विज्ञान है। तो चलिए पूरी एकाग्रता और उत्साह के साथ इस विषय की गहराई में प्रवेश करते हैं। आज के इस विश्लेषण की रूपरेखा पर एक दृष्टि डालते हैं। पहला, व्यक्तित्व विकास और योग। दूसरा, पंचकोश यानी 5 आयाम। तीसरा, शारीरिक और प्राणिक विकास। चौथा, मानसिक और बौद्धिक कोश। पांचवा, आनंदमय कोश जो सर्वोच्च विकास है। और अंत में छठा, एक एकीकृत व्यक्तित्व का निर्माण। तो बढ़ते हैं पहले खंड की ओर, व्यक्तित्व विकास और योग। आइए देखते हैं कि पारंपरिक भारतीय दर्शन ने चरित्र और व्यक्तित्व के विकास की परिभाषा को कितना नया और व्यापक रूप दिया है। आधुनिक मनोविज्ञान मुख्य रूप से क्या करता है? वो व्यक्ति के बाहरी व्यवहार, अनुभूति और सामाजिक समायोजन का अध्ययन करता है। यह दृष्टिकोण कई बार थोड़ा खंडित सा प्रतीत होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी पेड़ की केवल शाखाओं और पत्तों को देखना और जड़ों को भूल जाना। इसके विपरीत योग मनोविज्ञान का दृष्टिकोण अत्यंत समग्र और बहुआयामी है। इसके अनुसार मानव का अस्तित्व केवल इस शरीर तक सीमित नहीं है। यह शरीर, प्राण, मन, बुद्धि और चेतना का एक अत्यंत जटिल और सुंदर संगम है, यानी पेड़ की जड़ों से लेकर उसके पत्तों तक का पूरा विज्ञान। एक सचमुच विकसित व्यक्तित्व वही है जिसमें ये सभी स्तर पूर्ण रूप से स्वस्थ और संतुलित हों। महर्षि पतंजलि का एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूत्र है, योगश्चित्तवृत्ति निरोधः। यह योग के संपूर्ण विज्ञान का आधार है। इसका अर्थ क्या है? इसका सीधा सा अर्थ है मन की चंचल वृत्तियों या विचारों के निरंतर प्रवाह को रोकना और उन्हें स्थिर करना। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि योग का प्राथमिक लक्ष्य शरीर को किसी रबर की भांति मोड़ना नहीं है, बल्कि यह एक गहन मानसिक अनुशासन और आंतरिक रूपांतरण की प्रक्रिया है। जरा सोचिए, चंचल और अशांत मन के साथ क्या एक स्थिर और प्रभावशाली व्यक्तित्व का निर्माण संभव है? कदापि नहीं। जब तक भीतर स्थिरता नहीं आती, बाहर का व्यक्तित्व मात्र एक मुखौटा रह जाता है। अब आते हैं दूसरे खंड पर, पंचकोश 5 आयाम। यहाँ हम प्राचीन भारतीय विज्ञान के उस ढांचे को समझेंगे जो मानव अस्तित्व की परतों को अत्यंत स्पष्टता से परिभाषित करता है। तैत्तिरीय उपनिषद द्वारा दिया गया ये पंचकोश मॉडल हमारी चेतना की 5 परतों को दर्शाता है। इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी छिलके के भीतर एक और छिलका होता है। ये व्यवस्थित यात्रा सबसे बाहरी और स्थूल आवरण यानी अन्नमय कोश से आरंभ होती है। थोड़ा और भीतर जाने पर ऊर्जा का प्राणमय कोश मिलता है। फिर विचार और भावनाओं का मनोमय कोश आता है। उसके बाद विवेक और बुद्धि का विज्ञानमय कोश और अंत में सबसे सूक्ष्म परत आनंदमय कोश स्थित है। योग का वास्तविक उद्देश्य इन्हीं 5 आयामों का क्रमिक और पूर्ण विकास करना है। तीसरा खंड, शारीरिक और प्राणिक विकास। चलिए मानव अस्तित्व की सबसे बाहरी परतों से इस खोज को आरंभ करते हैं जो हमारे भौतिक शरीर और जीवन ऊर्जा पर केंद्रित है। अन्नमय कोश हमारे व्यक्तित्व का भौतिक आधार है। यही वो माध्यम है जिससे सभी कर्म किए जाते हैं। इसे अन्न या भोजन का आवरण कहा जाता है, क्योंकि हमारा शरीर आहार से ही बनता और पोषित होता है। अगर शरीर में ज्वर हो, दुर्बलता हो या आलस्य भरा हो तो क्या किसी महत्वपूर्ण कार्य पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। शारीरिक स्थिरता और संपूर्ण स्वास्थ्य के बिना मानसिक शक्ति और आत्मविश्वास की कल्पना करना व्यर्थ है। एक सुदृढ़ व्यक्तित्व के लिए यह बिल्कुल नींव के पत्थर जैसा है। योग में इस अन्नमय कोश को सुदृढ़ करने के लिए विशिष्ट अभ्यास दिए गए हैं। सूक्ष्म व्यायाम जोड़ों की जकड़न को दूर करते हैं, जबकि स्थूल व्यायाम शरीर से जड़ता हटाकर ऊर्जा का संचार करते हैं। आजकल की आरामदायक जीवन शैली में ये शारीरिक निष्क्रियता को तोड़ने में बहुत महत्वपूर्ण है।
इसके अतिरिक्त आसन शरीर को स्थिरता और हल्कापन प्रदान करते हैं। और ये केवल परंपरा नहीं है, आधुनिक शोध भी इसकी पुष्टि करते हैं। दास और उनके साथियों के अध्ययन से सिद्ध हुआ है कि योग से मनोगत्यात्मक प्रदर्शन और आत्मविश्वास में भारी वृद्धि होती है। साथ ही युक्त आहार यानी संतुलित और सात्विक भोजन शरीर को भीतर से शुद्ध और स्वस्थ रखता है। शरीर के बाद अब भीतर बढ़ते हैं प्राणमय कोश की ओर। ये भौतिक शरीर और मन के बीच एक अत्यंत महत्वपूर्ण सेतु का कार्य करता है। यह ऊर्जा का आवरण है जो श्वास, रक्त संचार और स्नायु ऊर्जा से संबंधित है। जब प्राण संतुलित होता है तो स्वाभाविक रूप से ऊर्जावान, शांत और सतर्क अनुभव होता है। इसके विपरीत यदि प्राण असंतुलित हो जाए तो बिना किसी शारीरिक कारण के भी थकान, चिंता और बेचैनी व्यक्तित्व पर हावी होने लगती है। क्या ऐसा अनुभव कभी नहीं हुआ? यही प्राण का खेल है। प्राणमय कोश के संतुलित विकास के लिए प्राणायाम सबसे प्रमुख साधन है। नाड़ी शोधन जैसे अभ्यास श्वास को नियंत्रित कर भीतर की ऊर्जा को पूरी तरह संतुलित कर देते हैं। वैज्ञानिक स्ट्रीटर और उनके दल के शोध ने तो ये प्रमाणित किया है कि योग हमारी स्वायत्त तंत्रिका तंत्र यानी शरीर की उन आंतरिक क्रियाओं जिन्हें हम सोचकर नहीं करते, उन्हें शांत करता है और मस्तिष्क में तनाव कम करने वाले रसायनों जैसे गाबा के स्तर को बढ़ाता है। इसके साथ ही दैनिक जीवन में संतुलित श्वसन और युक्त विहार अर्थात सही और स्वस्थ मनोरंजन ऊर्जा के अपव्यय को रोकते हैं और जीवन में उत्साह बनाए रखते हैं। चौथा खंड, मानसिक और बौद्धिक कोश। भौतिक और प्राणिक स्तरों से थोड़ा और आगे बढ़कर अब हम उस आंतरिक जगत में प्रवेश करते हैं जहां हमारे विचार, भावनाएं और नैतिक विवेक निवास करते हैं। मनोमय कोश वह स्तर है जहां साधारण व्यक्तित्व सबसे अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। क्रोध, भय, ईर्ष्या, प्रेम और लगाव ये सभी भावनाएं इसी मानसिक भावनात्मक आवरण का ही हिस्सा हैं। जब ये कोश अशांत होता है तो व्यक्तित्व में भावनात्मक अस्थिरता आ जाती है। छोटी छोटी बातों पर तुरंत प्रतिक्रिया देना इसी का परिणाम है। परंतु जब ये शुद्ध होता है तो कठिन परिस्थितियों में भी स्थिरता और लचीलापन बना रहता है। आज के कोलाहल और विभिन्न उपकरणों से भरे इस युग में हमारी इंद्रियों पर सूचनाओं का भारी बोझ रहता है। इस निरंतर चलने वाले प्रभाव को शांत रखना एक सचमुच बड़ी चुनौती है। इसके लिए प्रत्याहार यानी इंद्रियों को बाहरी विषयों से हटाकर भीतर की ओर मोड़ना अत्यंत आवश्यक है। मंत्र के लयबद्ध जप से मन की अवांछित वृत्तियां नष्ट होती हैं और ध्यान से मानसिक आवेग तथा चिंता में कमी आती है। यम और नियम केवल नैतिक नियम मात्र नहीं है। ये भावनाओं को गहराई से शुद्ध कर एक स्थिर प्रज्ञा वाले व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। विज्ञानमय कोश हमारे व्यक्तित्व का सच्चा मार्गदर्शक है। ये बौद्धिक या ज्ञान का आवरण है जो विवेक, अंतरात्मा और आत्मचिंतन के लिए उत्तरदायी है। सोचकर देखिए, शारीरिक शक्ति और मानसिक क्षमता होने के बावजूद यदि सही और गलत की पहचान करने वाला विवेक ही ना हो तो शक्तियों का कितना भयंकर दुरुपयोग हो सकता है। ये आवरण सुनिश्चित करता है कि हमारी सभी क्षमताओं का उपयोग नैतिक और जिम्मेदारीपूर्ण ढंग से हो। इस बौद्धिक कोश को जगाने और विकसित करने के लिए धारणा या एकाग्रता आवश्यक है। ये मन की भटकी हुई शक्तियों को एक सही दिशा देती है। इसके साथ ही स्वाध्याय यानी स्वयं का आत्म अध्ययन और चिंतन सिखाता है कि विनम्र कैसे रहा जाए। जब ये आंतरिक ज्ञान हमारे दैनिक जीवन में युक्त आचार और संबंधों में सहानुभूति तथा युक्त व्यवहार के रूप में उतरता है, तभी एक सच्चे नैतिक और बुद्धिमान चरित्र का निर्माण होता है। पांचवा खंड, आनंदमय कोश, सर्वोच्च विकास। अब हम इस आंतरिक यात्रा की अंतिम और सबसे सूक्ष्म परत पर पहुंच गए हैं। ये पूर्णता की अवस्था है। आनंदमय कोश व्यक्तित्व का वह सर्वोच्च और सबसे सूक्ष्म आयाम है जहां अहंकार पर केंद्रित सारी चिंताएं पूर्णतः समाप्त हो जाती हैं। यह ध्यान रखने योग्य है कि ये कोई साधारण भौतिक सुख नहीं है, बल्कि ये एक गहरी आंतरिक शांति, करुणा और पूर्णता की अवस्था है। इस स्तर पर आकर व्यक्तित्व पूरी तरह से एकीकृत हो जाता है। भीतर का हर द्वंद्व मिट जाता है और व्यक्ति के भीतर केवल निस्वार्थ करुणा और शुद्ध आनंद का वास होता है। इस आनंदमय अवस्था को प्राप्त करना कोई यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है कि बस स्विच दबाया और आनंद आ गया। इसके लिए गहन ध्यान की आवश्यकता होती है, जो मन और बुद्धि के सभी संघर्षों को शांत कर देता है।
ईश्वर प्रणिधान का अर्थ है अपने अहंकार और कर्मों के प्रति आसक्ति को त्याग कर किसी उच्च सत्ता के प्रति समर्पण करना। इसके अतिरिक्त एक सात्विक जीवन शैली जिसमें सादगी, कृतज्ञता और निस्वार्थ सेवा का भाव हो, इस सर्वोच्च कोश को जागृत करने के लिए पूर्ण रूप से अनिवार्य है। और अब आखिरी, छठा खंड, एक एकीकृत व्यक्तित्व का निर्माण। इन पांचों कोशों को विस्तार से समझने के पश्चात आइए देखते हैं कि ये सभी परतें एक साथ पूर्ण सामंजस्य में कैसे कार्य करती हैं। ये समझना अत्यंत अद्भुत है कि योग का कोई भी अभ्यास केवल एक स्तर तक सीमित नहीं रहता। एक उदाहरण लेते हैं। जब आसन का अभ्यास किया जाता है तो वो न केवल अन्नमय कोश को शारीरिक स्थिरता देता है, बल्कि प्राणमय कोश में ऊर्जा का संचार कर मनोमय कोश को भी शांत करता है। इसी प्रकार ध्यान का अभ्यास विचारों को स्थिर करते हुए विज्ञानमय कोश में विवेक जगाता है और अंततः आनंदमय कोश की आध्यात्मिक शांति तक ले जाता है। यह एक बहुआयामी सामंजस्य है जो एक अखंड और पूर्णता की ओर ले जाने वाली प्रक्रिया है। भगवत गीता का ये प्रामाणिक श्लोक इस पूरे विषय के सार को एकदम सटीक प्रस्तुत करता है। योग न तो उसके लिए है जो बहुत अधिक खाता है या बहुत कम, बल्कि उसके लिए है जो आहार, विहार, कर्म, निद्रा और जागरण में संतुलित है। समग्र व्यक्तित्व विकास के लिए हर प्रकार की अति से बचना और पूर्ण संतुलन साधना आवश्यक है। चाहे वो आहार हो, मनोरंजन हो, काम हो या नींद, हर कार्य में जब संतुलन और संयम होता है तभी एक सच्चा और एकीकृत व्यक्तित्व सभी आयामों में खिल उठता है। व्यक्तित्व विकास में योग की भूमिका पर आधारित हमारी यह प्रस्तुति यहीं संपन्न होती है। हम आशा करते हैं कि यह जानकारी सभी के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट्स में साझा करें, इसे अन्य लोगों तक शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अंत में एक विचारणीय प्रश्न के साथ छोड़ते हैं। आज हम सभी अपने जीवन के किस आयाम को संतुलित करने की शुरुआत कर सकते हैं? इस पर विचार अवश्य कीजिएगा। अगले विश्लेषण में फिर भेंट होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।